Welcome to the class. In the previous class, we have finished HGP, Human Genome Project and Genomics, right? So Genomics हमने कंप्लीट किया था. Genomics इंडिया में क्या स्टेटस है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, उसके बारे में ही हमने पढ़ा था. ठीक है, और हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग टॉपिक की शुरुआत कर दी थी. ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन इंजीनियरिंग. इसमें हमने बताया था कि हमें जीएम क्रॉप के बारे में पढ़ना है, मेडिसिन प्रोटीन के बारे में पढ़ना है और ह्यूमन हेल्थ बेनिफिट्स. ये सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं, राइट. सो आज हम स्टार्ट करेंगे. मेडिसिनल प्रोटीन में सबसे पहले इंसुलिन बनाना, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया. तो इंसुलिन का प्रोडक्शन बैक्टीरिया की सहायता से हम करेंगे. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में. आप 60 साल से ऊपर के लोगों को देखिए तो हर 10 में से लगभग 5-6 मिल ही जाते हैं. 60 साल के अब तो ऐसी लाइफ स्टाइल हो गई है कि नॉर्मली 40 के बाद अगर देखोगे 10 में से 4-5 लोगों को कम से कम हो ही जाता है शुगर, डायबिटीज़, राइट. शहर में, गांव में थोड़ा एक कम है. तो हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है. और कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि बाई 2030 इंडिया विल बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट होंगे. तो डायबिटीज़ क्या है? जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. ठीक है, तो जो इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन ब्लड में जो एक्स्ट्रा ब्लड शुगर होती है हमारी बॉडी में, उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है. ग्लाइकोजन नॉन सॉल्युबल है, ठीक है, और ग्लूकोज सॉल्युबल है. तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं. ठीक है, ये हेडिंग डाल दीजिए, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया. प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन with the help of bacteria. ठीक है, तो बैक्टीरिया की सहायता से इंसुलिन बनाना. जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन हार्मोन है. क्या है? हार्मोन. ठीक, इंसुलिन हार्मोन है. तो जो इंसुलिन होता है, ग्लूकोज के सॉल्युबल है. ठीक है, इसको ग्लाइकोजन में बदल देता है, नॉन सॉल्युबल. इंसुलिन हार्मोन. तो जब इंसुलिन हार्मोन एक्स्ट्रा ब्लड शुगर को, मतलब एक्स्ट्रा शुगर को नॉन सॉल्युबल ग्लाइकोजन में बदल के लीवर और मसल में स्टोर करा देता है. क्या करता है? लीवर में और मसल में स्टोर करा देता है. ये नॉन सॉल्युबल शुगर है. ठीक है, ये कौन करता है? इंसुलिन. लेकिन जब इंसुलिन की कमी हो जाती है या इंसुलिन बनाना बंद हो जाता है तो बॉडी ये काम नहीं कर पाती है. जिसके लिए अगर इंसुलिन बनाना कम हुआ है तो अगर ना बनाए तो क्या हो सकता है, ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, जिससे टिश्यू डैमेज हो सकते हैं. टिश्यू डैमेज हो सकते हैं और कई बार मौत भी हो सकती है. ठीक है, तो जो ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाता है उसको कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन. कैसे कंट्रोल करता है? जो ग्लूकोज है इसको ग्लाइकोजन में बदल देता है. और कहाँ स्टोर करा देता है? लीवर और मसल्स में स्टोर करा देता है. ठीक,
तो ये तो रहा नॉर्मल प्रोसीजर। लेकिन जो इंसुलिन होता है वो बनता कैसे है, इंसुलिन बनता कैसे है, और हम आपको बताएंगे हमारी बॉडी में इंसुलिन कैसे बनता है। तो हमारी बॉडी में पैनक्रियाज में ये है पैनक्रियाज, इसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये हैं, क्या है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, पैनक्रियाज का एक टिश्यू है, ठीक है। तो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, इसमें बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन जीन बनाती है, मतलब इंसुलिन हार्मोन बनाती है, इंसुलिन हार्मोन बनाती है, ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये पैनक्रियाज का टिश्यू है, इसमें बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन करती हैं, ठीक। तो जब हमारी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, तो मान लीजिए कम हो गया, तो हमें डाइट पे कंट्रोल करना होता है। एक्स्ट्रा शुगर वाले फूड को, जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, उनको नहीं खाना होता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया या टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया। तो डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज़ में जो बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन बना रही हैं, ये कम हार्मोन बनना कम कर देती हैं, मतलब कम हार्मोन बनता है, इंसुलिन हार्मोन कम बनता है टाइप 2 डायबिटीज़ में। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में हमें इंसुलिन बाहर से तो नहीं लेना पड़ता, लेकिन अपनी डाइट पे कंट्रोल करना होता है, जिसमें ऐसी डाइट लेनी होती है जिसमें शुगर का लेवल कम होता है। तो डॉक्टर क्या बताते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा करके खाइए और कई बार खाइए, ताकि अचानक से ब्लड में शुगर का लेवल हाई ना हो जाए। एकदम से हाई हो जाएगा तो टिश्यू डैमेज हो सकता है और मौत भी हो सकती है, ठीक। और टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ में जो ये बीटा सेल्स हैं इंसुलिन हार्मोन बनाना बिल्कुल ही बंद कर देती हैं। अब जब बिल्कुल ही बंद कर दी तो हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। तो खाने से पहले हम, मतलब जो भी पेशेंट होता है डायबिटीज़ का, वो इंसुलिन लेता है, इंसुलिन हार्मोन लेता है, ताकि जब खाना खाए तो उसके बॉडी में जो अचानक से शुगर का लेवल हाई ना हो, राइट। समझ में आ गया होगा आपको ना। तो ये है इंसुलिन हार्मोन बनता कैसे है हमारी बॉडी में और उसका क्या काम होता है, ठीक है। अब आगे हम जानेंगे कि बैक्टीरिया इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे कर रहा है। भाई ज़रूरत हमें, जब बाहर से टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाएगा तो बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ेगी, इंसुलिन हार्मोन को हमें बाहर से लेना पड़ेगा। तो बाहर से लेना जब पड़ेगा तो बनता कैसे, हम आज उसके बारे में जानेंगे। तो एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, इसर्सिया कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, उसके थ्रू हम क्या बनवाते हैं, इंसुलिन हार्मोन बनाते हैं। तो ये हमारा है बीटा सेल्स, क्या है, बॉडी का बीटा सेल्स अभी हमने देखा ना, बीटा सेल्स का क्या काम है, इंसुलिन हार्मोन प्रोडक्शन में काम देती हैं बीटा सेल्स। इसके अंदर ये इंसुलिन जीन है, ये कौन सा जीन है, इंसुलिन जीन। बीटा सेल्स में इंसुलिन जीन है। इसको हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम होता है, आरई, रिस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, आरई रिस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस, मतलब ये मॉलिक्यूलर सीजर होती है, कैंची एक तरह की मान लीजिए। तो इसको हमने कट कर दिया, बीटा सेल्स को कट करके यहाँ से क्या निकाल लिया हमने, इंसुलिन जीन निकाल लिया। ये जो इंसुलिन जीन इसके अंदर प्रेजेंट था इसको निकाल लिया, ठीक। यह है इंसुलिन जीन, इंसुलिन जीन, ठीक। और एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, इसर्सिया कोलाई बैक्टीरिया। तो ये रहा ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया है। इसमें यह है इसका डीएनए, ये है इसका डीएनए। और इसमें 2 डीएनए होते हैं, एक ये डीएनए है जिसको बोलते हैं प्लास्टिड, क्या बोलते हैं, प्लास्टिड।
ये है प्लास्टिड, सॉरी इसको प्लाज्मिड बोलते हैं, प्लाज्मिड। प्लास्टिड तो हम लोगों ने प्लांट्स में पढ़ा था ना, इसको प्लाज्मिड बोलते हैं, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड है, ठीक है। ये है एक्स्ट्रा डीएनए, एक्स्ट्रा डीएनए। एक तो इसका मेन डीएनए ये रहा, लेकिन इसमें एक प्लाज्मिड होता है, एक्स्ट्रा डीएनए, ठीक। इसको भी हमने क्या किया, आरई मतलब रिस्ट्रिक्टिव इंडोन्यूक्लियस से कट किया। क्या, ई इसेर्सिया कोलाई जो बैक्टीरिया था, इसेर्सिया कोलाई बैक्टीरिया को हमने कट किया, और इसमें से जो है एक्स्ट्रा डीएनए है प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा डीएनए प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड को बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये है प्लाज्मिड, ठीक। अगर मेन डीएनए को हम बाहर निकालेंगे तो इसेर्सिया कोलाई मर जाएगा, अगर मेन डीएनए को इससे बाहर निकालेंगे तो इसेर्सिया कोलाई मर जाएगा। तो हम कौन से डीएनए को निकाल सकते हैं, प्लाज्मिड, जो ये एक्स्ट्रा डीएनए है, इसको निकाल लिया हमने, ठीक है। इसके बाद इसको हमने कट कर दिया, ठीक, इसको हमने खोल दिया। किससे खोला, चलो इसको कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसको जब हमने कट कर दिया, रिस्ट्रिक्टिव इंडोन्यूक्लियस से कट कर दिया इसको फिर से, ठीक है। आरई, इसको कट कर दिया। फिर यहाँ पे जो प्लाज्मिड वाला डीएनए है, इसको इसके अंदर डाल देंगे, ये रहा, इसको प्लाज्मिड के डीएनए को इसके अंदर डाल देंगे, ठीक। ये वाला प्लाज्मिड का डीएनए इसमें पड़ गया, समझ आ रहा। इसको बोलते हैं लाइगेज, मतलब चिपकाना, ग्लू है, लाइगेज क्या है, ग्लू। इसको ग्लू से चिपका दिया, स्टिच कर दिया, ये है लाइगेज, ठीक। इसको चिपका दिया, स्टिच कर दिया लाइगेज से। अब जो ये प्लाज्मिड था, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, मतलब इसका कॉम्बिनेशन बदल गया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ठीक है। अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को फिर से हम ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल देंगे। ई कोलाई बैक्टीरिया था, ये इसका मेन डीएनए था, ठीक। इसको भी डाल देंगे हम इसमें, ठीक है। ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इसमें डाल दिया, तो ये हो गया रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई, रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई। ये है वेक्टर, वेक्टर मतलब होता है कैरियर, ले जाने वाला, किसी को ले जाने वाला वेक्टर। जैसे अमेजन का डिलीवरी गाई क्या है, वेक्टर है, सारा सामान हमारे घर में लाता है ना, तो वेक्टर है वो, ठीक। अगर आप हमारे घर में 1 किलो मिठाई लेकर आए, आइए आपका स्वागत है, तो आप क्या हुए, वेक्टर हुए। वेक्टर मतलब किसी चीज को ले जाने वाला, कैरियर, ठीक है। तो ये है वेक्टर, किसको ले जा रहा है, ये इंसुलिन जीन को ले जा रहा है ना, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ठीक है। वेक्टर यहाँ पे आके रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई बन गया। अब ये तो एक रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई है, इसको हम न्यूट्रिशन देंगे, इसको हम न्यूट्रिशन देंगे और क्या देंगे, अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, तो ये एक से कई सारे ई कोलाई बन जाएंगे। जब कई सारे ई कोलाई बन गए तो इसमें क्या क्या है, एक तो इसका एक डीएनए है, दूसरा प्लाज्मिड वाला डीएनए, एक डीएनए प्लाज्मिड वाला, एक डीएनए प्लाज्मिड वाला, एक ये प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड। तो ये क्या करना शुरू कर दिया, इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया। ये क्या करना शुरू कर दिया, इंसुलिन बनाना। इसको करोड़ों की संख्या में लेबोरेटरीज में ये इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया। बैक्टीरिया क्या बनाने लगा, तो बैक्टीरिया इंसुलिन बनाने लगा, ठीक। बैक्टीरिया इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया।
करोड़ों की संख्या में है, तो ये सारा इंसुलिन हम निकाल लेंगे, अब्स्ट्रैक्ट करके इसको प्यूरिफाई करेंगे और पैक करके मार्केट में बेच देंगे। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंसुलिन बनाने का काम करती हैं ई. बैक्टीरिया की हेल्प से। ठीक, ऐसी कई सारी, इसको अब्स्ट्रैक्ट करेंगे, प्यूरिफाई करके बोतल में पैक करके मार्केट में बेच देंगे। तो जो भी पेशेंट है उसको इंसुलिन हार्मोन मिलता रहेगा। राइट, तो ये है हमारा पूरा प्रोसेस। आप इसको चित्र बना लीजिए एक बार, ये पूरा चित्र बना लीजिए। ये रिकॉम्बिनेंट इकोलाई तो है ही, मतलब इसका भी कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक इकोलाई। रिकॉम्बिनेंट इकोलाई भी बोल सकते हो, इसमें लिख लीजिए ट्रांसजेनिक इकोलाई, ट्रांसजेनिक इकोलाई, ट्रांसजेनिक। रिकॉम्बिनेंट भी सही है, मतलब इसका कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, लेकिन जो असली नाम होगा वो ट्रांसजेनिक इकोलाई, ट्रांसजेनिक इकोलाई। ठीक है, इसका पूरा चित्र बना लीजिए आप। जो ई. बैक्टीरिया है वो आसानी से सब जगह मिल जाता है। ठीक है, इसलिए हमने ई. बैक्टीरिया लिया। राइट, तो ये पूरा समझ में आ गया होगा आपको प्रोसेस। अब आप थोड़ा लिख लीजिए इसके बारे में जो टर्म्स हैं। पहला हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग तो आपकी पड़ी है, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। ये चित्र बना लीजिए। फिर RE हेडिंग डाल लीजिए, RE रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, RE रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर सीजर है। इस पे पहला पॉइंट लिखिए, टू कट द DNA या जीन, टू कट द DNA ऑब्लिक जीन किसका यूज किया जाता है, RE एंजाइम, रिस्ट्रिक्टिव इंडोन्यूक्लियस का एंजाइम। दूसरा पॉइंट है नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर, नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, अगला नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लाइगेज। तो लाइगेज को हमने क्या बताया था, ये ग्लू है, चिपकाने वाला, स्टिच करने का काम आता है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, टू ज्वाइन द DNA ऑब्लिक जीन, टू ज्वाइन द DNA ऑब्लिक जीन, नोन एज मॉलिक्यूलर ग्लू, नोन एज मॉलिक्यूलर ग्लू, लाइगेज चिपकाने का काम आता है। नेक्स्ट हेडिंग है रिकॉम्बिनेंट DNA, रिकॉम्बिनेंट DNA, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ DNA ऑब्लिक जीन। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट मतलब न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ DNA ऑब्लिक जीन। तो ये किस काम आएगा, इसका कॉम्बिनेशन ही चेंज हो गया ना, पहले जो प्लाज्मिड था उसका कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया गया, तो ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। ठीक, नेक्स्ट है वेक्टर। वेक्टर, वेक्टर मतलब होता है कैरियर, किसी चीज को ले जाने वाला, किसी चीज को ले जाने वाला, जो किसी चीज को ले जाता है वो है वेक्टर। जैसे मच्छर जो है, मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होती है, लेकिन मच्छर क्या करता है, मच्छर जो मलेरिया फैलाने का वाहक है, पैथोजेंस, प्लाज्मेडियम, उसको हमारी बॉडी में डाल देता है वो। तो मच्छर क्या काम करता है, वेक्टर का काम करता है। अमेजन का डिलीवरी गाय वेक्टर का काम करता है। ठीक है, तो वेक्टर, अगर कोई वेक्टर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो वेक्टर में हेडिंग डाल के लिख लीजिए, द स्ट्रक्चर व्हिच कैरी जीन टू द स्ट्रक्चर व्हिच कैरी जीन टू टारगेट, टू द टारगेट, मतलब जो जीन को टारगेट तक ले जाता है वही है वेक्टर। जो जीन को टारगेट तक ले जाता है वो क्या है, वो वेक्टर है। ठीक है, तो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड क्या हुआ, वेक्टर हुआ। तो प्लाज्मिड फॉर बैक्टीरिया, मतलब फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन बैक्टीरिया, प्लाज्मिड में डाल के लिखिए, प्लाज्मिड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन बैक्टीरिया, प्लाज्मिड हो गया। ठीक है, अगला है
एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स, फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स। नेक्स्ट है वायरस, फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन ह्यूमन, फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन ह्यूमन ऑब्लिक एनिमल, फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन ह्यूमन ऑब्लिक एनिमल, ये है प्लांट्स। मतलब वायरस, वायरस भी एक तरह का वेक्टर है, ठीक है। इसके अलावा YAC, ठीक है, BAC, ये भी सारे वेक्टर हैं, YAC, BAC और कॉस्मिड। YAC है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट, YAC में लिखिए ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, ठीक है। वेक्टर, वेक्टर टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, और ये कॉस्मिड, ये सारे लैब एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज किए जाते हैं वेक्टर, ठीक है। YAC, BAC, कॉस्मिड। प्लाज्मिड किस में यूज किया जाता है? फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन बैक्टीरिया, यहीं पे याद कर लीजिए, प्लाज्मिड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन बैक्टीरिया। एग्रोबैक्टीरियम फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स। और तीसरा वाला है हमारा वायरस, तो वायरस किस में यूज किया जाएगा? फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एनिमल पब्लिक ह्यूमन, राइट। और ये तीन जो है YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और कॉस्मिड, ये सब भी क्या है? वेक्टर हैं, लेकिन ये कहाँ यूज किए जाते हैं? लैब एक्सपेरिमेंटेशन में, राइट। तो वेक्टर वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, हेडिंग है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, GM जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, genetically modified organism where a new gene has inserted, where a new gene is inserted, where a new gene is inserted। next heading डालिए application of genomic, application of genomic। सॉरी, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं ना, तो नेक्स्ट हेडिंग होगी एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए डेवलपमेंट ऑफ प्रोटीन, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटीन, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। दूसरा पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स। थर्ड पॉइंट लिखिए डेवलपमेंट ऑफ GM क्रॉप्स, GM क्रॉप्स। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा GM क्रॉप ही होगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ GM क्रॉप्स एंड GM एनिमल्स। GM एनिमल्स मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स, मतलब एनिमल के भी कुछ जीन में परिवर्तन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए GM क्रॉप्स एंड GM एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट टू स्टडी द function and structure of a gene, to study the function and structure of a gene, right। तो ये हमारा इसका हो गया। अब अगला टॉपिक है हमारा GM क्रॉप। GM क्रॉप क्या है? GM क्रॉप, अगली हेडिंग डाल लीजिए GM क्रॉप या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली एडिटेड क्रॉप, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप, ये सारा एक ही नाम है। तो GM क्रॉप, GM क्रॉप, ठीक है। तो GM क्रॉप, क्रॉप में हमें फसल में जेनेटिकली क्यों मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी? तो इसके कई सारे रीजंस हैं, है ना। तो GM क्रॉप अभी आज की आवश्यकता बन चुकी है, कई देशों ने अपना लिया है, तो ये सारी बातें अभी हम पढ़ेंगे। तो GM क्रॉप मेनली 3 तरह की होती हैं, ठीक है, 3 तरह से होती हैं। पहला है, और ये हरे से लिखने पे थोड़ा दिखता कम है, पिछले वीडियोस में मैंने देखा था तो ब्लैक का यूज कर रहे हैं। GM क्रॉप 3 तरह की होती है। एक होती है सिसजेनिक,
सिसजेनिक जीएम क्रॉप, दूसरा है ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप, जीएम क्रॉप, और नॉन ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप। ठीक है, तो सिसजेनिक, ट्रांसजेनिक और नॉन ट्रांसजेनिक। तो सिस और ट्रांस क्या है? सिसजेनिक और ट्रांसजेनिक, तो जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं उनको तो पता है, आइसोमेरिज्म चैप्टर में उन्होंने पढ़ा होगा। ठीक है, सिस सिस और ट्रांस दोनों पढ़ा होगा। लेकिन जो नॉन साइंस स्टूडेंट हैं वो टेंशन नहीं ले, उनको हम बहुत अच्छे समझा देंगे, वो साइंस वालों से भी तेज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम हर टॉपिक बेसिक से पढ़ाते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी स्टूडेंट है वो नॉन साइंस बैकग्राउंड का है। तो सिसजेनिक का मतलब होता है सेम ऑर्गेनिज्म की जीन। अगर दो वैरायटी हैं अलग अलग उसी ऑर्गेनिज्म की, जैसे राइस है तो राइस के जीन में चेंजेस किए जाएं, राइस के जीन में चेंजेस किए जाएं, लेकिन जो चेंजेस किए जाएं वो राइस की दो डिफरेंट वैरायटीज के बीच में हो। जैसे किसी राइस की खुशबू अच्छी है, किसी राइस का ग्रेन साइज अच्छा है, और किसी राइस की पैदावार बढ़िया है। तो हम तीनों क्वालिटी अगर एक में मिक्स करना चाहें तो जिसकी ग्रेन साइज अच्छी है उसकी ग्रेन साइज वाला जीन ले लें, जिसकी खुशबू अच्छी है उसकी खुशबू वाला ले लें, जिसकी पैदावार अच्छी है वो पैदावार वाला जीन ले लें। तीनों एक में मिक्स करके अगर एक नई वैरायटी का चावल बनाएं, राइस बनाएं, तो वो कौन सा राइस होगा, मतलब कौन सी क्रॉप कहलाएगी? सिसजेनिक, सिसजेनिक जीएम राइस कहलाएगा वो। ठीक है, सिसजेनिक मतलब एक ही वैरायटी, मतलब एक ही नस्ल में, एक ही रेस में, या एक ही, अगर क्रॉप की बात चल रही है तो सेम वैरायटी है उसकी, जो जैसे राइस है तो राइस की डिफरेंट वैरायटीज में ही परिवर्तन किया जाए, चेंज किया जाए, तो ये होगा सिसजेनिक। ठीक है, ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक मतलब ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो ये होता है ट्रांसजेनिक, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ट्रांसजेनिक। जैसे हमने अभी इंसुलिन बनाया था, इंसुलिन, तो हम बैक्टीरिया में क्या डाल रहे हैं? बैक्टीरिया में हम इंसुलिन जीन डाल रहे थे ना, तो ये हो गया ट्रांसजेनिक। इंसुलिन जीन किसका है? आदमी का। बैक्टीरिया में डाल रहे हैं हम, तो ये ट्रांसजेनिक, मतलब ऑर्गेनिज्म चेंज हो गया। अगर सेम ऑर्गेनिज्म में किया जा रहा है, राइस वाले केस में हमने देखा था सेम ऑर्गेनिज्म में, तो है सिसजेनिक, लेकिन इसमें ट्रांसजेनिक। और नॉन ट्रांसजेनिक वो होता है, कई बार कुछ जीन रिमूव कर देने से, मतलब जीन एक्स्ट्रा नहीं डाले जाते हैं उसमें, जीन रिमूव कर देने से पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या कोई कोई अच्छी क्वालिटी आ जाती है। तो कई बार ऐसा देखा गया कि केवल रिमूव करने से ही अच्छी बात बन जा रही है, तो ऐसे में हम नॉन ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप बोलेंगे। मतलब कोई जीन बाहर से एक्स्ट्रा, नो फॉरेन जीन हैज बीन एडेड, ओनली अ जीन और टू जीन रिमूव्ड, मतलब कुछ जीन उसमें से निकाल दिए गए, बस पैदावार अच्छी हो गई या क्वालिटी अच्छी हो गई, कुछ भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ये है नॉन ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप, राइट। तो इसमें सिसजेनिक में लिखिए जीन फ्रॉम सेम स्पीसीज, जीन फ्रॉम सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज, राइट। इसमें है जीन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। ठीक, इसमें है जीनोम एडिटिंग बाय रिमूविंग अ जीन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीनोम एडिटिंग लिख लीजिए, जीनोम एडिटिंग बाय रिमूविंग अ जीन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, मतलब उस ऑर्गेनिज्म से एक जीन हटा दो, बस काम हो जाएगा। ठीक, तो ये सिसजेनिक, ट्रांसजेनिक, नॉन ट्रांसजेनिक, इसमें आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा अंतर। ठीक है, तो अगला हेडिंग डालिए आप, ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप, ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप, ये वाला। सिसजेनिक तो हमने पढ़ ही लिया कि एक ही वैरायटी में हो गया काम अपना, है ना। अब है ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप, मतलब एक, ट्रांसजेनिक का मतलब क्या बताया अभी? डिफरेंट स्पीसीज के बीच में अगर जीन हो रहे हैं आदान प्रदान, तो ट्रांसजेनिक है। ठीक है, तो अगला हेडिंग डालिए ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप। ट्रांसजेनिक
जीएम क्रॉप। आप लोग अच्छे से पढ़िए, बहुत बढ़िया पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, मतलब बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल इजी बनाने के लिए किसी भी टॉपिक को। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और नोट्स को रिवाइज करते रहिए। अगली हेडिंग डालिए ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप। ठीक है, ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप में लिखिए व्हेन अ फॉरेन जीन from different species when a foreign gene from different species is incorporated in the plant when a foreign gene from different species is incorporated in a plant genome then that plant or crop is known as transgenic GM crop, full stop. The process is based on genetic engineering. In GM crop, new characters or new nutrients will develop that will benefit the agriculture sector. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप के बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल। ठीक है, जीएम मस्टर्ड या फिर DMH11, जो इंडियन वैरायटी है जीएम मस्टर्ड की, उसको हम बोलते हैं DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। इसको हम पढ़ेंगे आगे हमारे सिलेबस में। बीटी का मतलब होता है बैसिलस थोरिंजेंसिस। ठीक है, बैसिलस थोरिंजेंसिस। जीएम मस्टर्ड, जीएम बनाना, जीएम शुगर केन, ठीक है, और जीएम राइस, और क्या क्या है, जीएम सोयाबीन, जीएम रबर, जीएम मेज, जीएम कैनोला, कैनोला एक ऑयल सीड है ना, तेल निकालते हैं उससे। ठीक है, जीएम कैनोला, जीएम सोयाबीन एक्सेट्रा। ठीक है, जीएम सोयाबीन, ये सारी फसलें क्या है, ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप है, ठीक है, ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेनिफिट्स ऑफ जीएम क्रॉप्स। बेनिफिट्स ऑफ जीएम क्रॉप्स, बेनिफिट्स ऑफ जीएम क्रॉप। पहला बेनिफिट है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, ठीक है। दूसरा है बेटर न्यूट्रिशनल क्वालिटी, नेक्स्ट है पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप, हर्बिसाइड टॉलरेंस HT, हर्बिसाइड टॉलरेंस क्रॉप। पांचवा लिखिए न्यू प्लांट प्रोडक्ट, जैसे मछली के अंदर, मतलब सरसों के अंदर मछली का तेल हम निकालेंगे, न्यू प्लांट प्रोडक्ट, चमत्कार है।
सरसों के अंदर तो सरसों का तेल निकलता है, लेकिन सरसों के अंदर मछली का तेल निकले तो ये क्या है, ये चमत्कार। तो हम ऐसा पॉसिबल कर लेंगे किसके थ्रू, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, जीएम क्रॉप के थ्रू, राइट। इसी तरह एक प्रोटीन जो होता है ना, उसको कहाँ से हम निकालेंगे, मटर से। मटर से एक प्रोटीन, ये दोनों टेस्ट चल रहे हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट हेडिंग है मेडिसिन फ्रॉम प्लांट, मेडिसिन फ्रॉम प्लांट। जैसे तुलसी से हमें क्या मिलती है, तुलसी एक मेडिसिन है ना, नीम एक मेडिसिन है। तो हम इसी तरह उसमें मॉडिफाई करके और ज़्यादा मेडिसिन पा सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई, उसके जीन में मॉडिफिकेशन करके, राइट। तो 6 पॉइंट है मेडिसिन फ्रॉम प्लांट, राइट। तो ये सारे 6 बेनिफिट हम पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से। तो पहला जो बेनिफिट है हमारा, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। हेडिंग डाल लीजिए, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, मतलब हम प्रोडक्टिविटी में कैसे इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, तो कोई भी क्रॉप जो है उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए होते हैं ना, इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये गर्मी में होगी, ये ठंडी में होगी, है ना, ये सब चाहिए होता है। और क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी असर डाल रहा है। तो अगर हम कुछ नया नहीं करेंगे तो प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी जब हमारी नहीं बढ़ पाएगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर को लॉस होगा, है ना। तो ऑप्शन क्या है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है बहुत ज़्यादा। जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड की डिमांड भी बढ़ रही है, लोगों के पास पैसे भी आ रहे हैं, परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है, लोगों को अच्छी क्वालिटी का फूड चाहिए। जैसे हमारी पार्लियामेंट में कौन सा कानून पास किया गया, फूड सेफ्टी एक्ट पास किया गया ना, सबको खाना खिलाना, सबको खाना देना, है ना। तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल होगा, ये सब जीएम क्रॉप के थ्रू पॉसिबल होगा, ठीक है, जीएम क्रॉप के थ्रू। तो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होना। इसमें लिखिए मैनी जीएम क्रॉप्स have been developed, many GM crops have been developed, many GM crops have been developed which can give high production in adverse climatic conditions, high production in adverse climatic conditions, in adverse climatic conditions. Such crops will help us to overcome the challenges of climate change, the challenges of climate change in agriculture sector, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडोनेशिया जीएम शुगर केन, in Indonesia GM sugarcane has been accepted in agriculture practice to increase sugarcane production, next point, Argentina and Brazil are agricultural country, मतलब इनकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील आर एग्रीकल्चरल कंट्री एंड दे हैव adopted many GM crops to increase the production, next point, USA and Canada like developed countries have also accepted many GM crops for the same region,
फॉर द सेम रीजन, ठीक है। वो अलग बात है, यूएसए यूज नहीं करता है जीएम क्रॉप्स, ठीक है। वो सब अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, कम से कम दवाइयाँ जिसमें यूज हो। तो वो क्या करते हैं, वो उगा के जानवरों को खिला देते हैं, ठीक है। जीएम क्रॉप्स उगाते हैं और जानवरों को खिला देते हैं, राइट। तो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी में हमने ये बातें वर्ल्ड लेवल पे जान ली। अब इंडिया लेवल पे क्या चल रहा है, तो इंडिया लेवल पे हमने अभी रिसेंटली जीएम रबर बनाया है। क्या, जीएम रबर, ठीक है। तो जीएम रबर क्या होगा, जैसे रबर, रबर कहाँ होता है, रबर होता है अमेजन के आसपास, जो अमेजन वाला रीजन है वहाँ पे होता है रबर। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, और इक्वेटर के आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, और ह्यूमिडिटी भी रहती है। हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में होता है, ठीक है। हॉट एंड ह्यूमिड रीजन जहाँ होगा वहीं पे रबर होगा। तो इंडिया में कहाँ होता है, इंडिया में साउदर्न स्टेट में रबर का प्रोडक्शन होता है। क्यों, क्योंकि हॉट भी रहता है, ह्यूमिड भी है, ह्यूमिडिटी भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस और ह्यूमिडिटी भी है, तो रबर वहाँ साउदर्न रीजन में होता है, साउथ इंडिया में, ठीक है, साउदर्न स्टेट में। नॉर्थ ईस्ट में भी रबर होता है, नॉर्थ ईस्ट में रबर होता है, लेकिन जनवरी फरवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 4 महीने नॉर्थ ईस्ट में ठंडी पड़ती है। तो हॉट नहीं रही, तो 4 महीने नहीं होता, केवल 8 महीने होता था वहाँ पे, ठीक है। तो जब 8 महीने होता था तो 33% प्रोडक्टिविटी कम थी, क्योंकि 8 ही महीने हो रहा है, 4 महीने तो हो नहीं रहा है। तो हम क्यों ना ऐसी वैरायटी डेवलप कर लें जो ठंडी में भी हो। तो हमारे साइंटिस्ट ने, केरला में एक इंस्टीट्यूट है, उसने ऐसी वैरायटी डेवलप करी जिससे 12 महीने नॉर्थ ईस्ट में भी रबर का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जीएम रबर, उसका क्या नाम है, जीएम रबर, राइट। तो अपने यहाँ भी स्टार्ट हो गया। ये किसका चमत्कार है, तो ये चमत्कार है जीएम क्रॉप्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो इसमें लिख सकते हैं आप थोड़ा, क्या हुआ था इसमें, रबर जो था, नॉर्मल रबर, ये रबर है, ये कहाँ पे होगा, हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में, गुड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसमें क्या किया गया, MnSOD जीन है, ठीक है, MnSOD जीन मिला दिया गया। तो ये जब जीन मिलाया गया तो बन गया जीएम रबर, जीएम रबर। ये है हॉट एंड कोल्ड दोनों जगह होने लगा ये, ठीक है, गुड प्रोडक्टिविटी। तो नॉर्थ ईस्ट में भी ये 12 महीने होने लगा, 33% पैदावार बढ़ गई, है ना। जीएम रबर में थोड़ा लिख लीजिए, ये फिगर बना लीजिए, 33 प्रोडक्शन बढ़ गई। डेवलप्ड बाई जीएम रबर, जीएम रबर डेवलप्ड बाई, जीएम रबर इज डेवलप्ड बाई रबर इंस्टीट्यूट ऑफ रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया केरला, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया केरला, ठीक है। ये चित्र बना लीजिए। नेक्स्ट, जीएम रबर हैज़ बीन डेवलप्ड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, GM rubber has been developed to increase productivity in northeastern states. Their rubber productivity is hampered. Their मतलब वहाँ नॉर्थ ईस्ट में, their rubber productivity is hampered during winter months. During winter months, GM rubber can give optimum productivity. GM rubber can give optimum productivity both in summer and winter, both in summer and winter month, both in summer and winter month. Next point,
वर्ल्ड फर्स्ट जीएम रबर हैज़ बीन प्लांटेड, वर्ल्ड्स फर्स्ट जीएम रबर हैज़ बीन प्लांटेड इन गुवाहाटी असम ऑन ट्रायल बेसिस, गुवाहाटी असम ऑन ट्रायल बेसिस, गुवाहाटी आसाम ऑन ट्रायल बेसिस। तो अगर कोई क्लास मेरी गुवाहाटी से मान लीजिए देख रहा है तो जाके देखिएगा, ठीक है, कहाँ पे इसका टेस्टिंग चल रही है, राइट, कहाँ पे इसकी टेस्टिंग चल रही है। तो अभी इसकी टेस्टिंग लेवल पे है, और जैसे ही टेस्टिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी टेस्टिंग होगी, उसके बाद इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलेगा उसको, राइट। तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस के बाद जब ये कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए आएगा उसके बाद ही आएगा। तो अगर आप में से कोई गुवाहाटी में रहता है तो जाओ आज ही देख के आओ कि कहाँ पे हो रहा है, मैं अगर जाऊँगा तो मैं भी देख के आऊँगा, ठीक है। तो ये हमारा जीएम रबर, समझ आया आपको, ठीक है। इंडिया जो है जीएम फूड का अभी प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड है, फूड क्रॉप, उसका प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। केवल इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड एक ही क्रॉप यूज हो रही है, वो है बीटी कॉटन। कौन सी? बीटी कॉटन, राइट, बीटी कॉटन, समझ आ गया ना। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, बेटर न्यूट्रिशनल क्वालिटी, बेटर न्यूट्रिशनल क्वालिटी। बेटर न्यूट्रिशनल क्वालिटी, बेटर न्यूट्रिशनल क्वालिटी। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, 145 करोड़ पॉपुलेशन है किसकी? इंडिया की, और वर्ल्ड में 800 करोड़ पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 800 करोड़ है। सबको हमें खाना देना है। इंडिया में पार्लियामेंट में एक एक्ट भी पास हुआ है, कौन सा एक्ट है? फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ है इंडिया के पार्लियामेंट में। तो वो कब पास हुआ था? वो पहले पास हुआ था 2013 के आसपास पास हुआ था, ठीक है। एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता, आप देख लीजिएगा, शायद 2013 मतलब उस टाइम पास हुआ था। तो उस टाइम तो हमारी नीड थी क्या, कि लोगों को खाना देना है, लेकिन आज की नीड ये हो चुकी है कि खाना नहीं, न्यूट्रिशनल फूड देना है जिसमें न्यूट्रिशन भी हो। जैसे मिड डे मील चलाया जाता है तो उसमें खाने के साथ साथ में थाली में न्यूट्रिशनल फूड दिया जाता है, ठीक है। तो अभी फूड तो देना ही है, लेकिन न्यूट्रिशनल फूड देना है। तो जैसे किसी न्यूट्रिशन की कमी हुई तो उसको हम कैसा पूरा, मतलब कई तरीकों से पूरा कर सकते हैं, जिसमें एक तरीका ये भी है जीएम क्रॉप्स। क्या है? जीएम क्रॉप्स का यूज करके, राइट। तो कैसे, अभी हम जानेंगे। जीएम राइस, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस की बात करेंगे हम, सुपर राइस की बात करेंगे, हाँ, ये सारी बातें हम करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, राइस, चावल में देखा गया, ठीक है, जो चावल है, मतलब वर्ल्ड में देखा गया, WHO की रिपोर्ट आई कि 124 मिलियन किड्स, 124 मिलियन किड्स विटामिन ए डिफिशियंसी, विटामिन ए डिफिशियंसी, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। कौन सा? रतौंधी, दिखना कम हो जाता है, आई साइट, विजन प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो विटामिन ए की कमी से 124 मिलियन किड्स जूझ रहे हैं, साथ ही बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं हर साल। 2 मिलियन किड्स की डेथ हो जाती है विटामिन ए की कमी से। 124 मिलियन किड्स अफेक्टेड हैं और 2 मिलियन डेथ हो जाती है हर साल, ठीक है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए? तो दो लोग थे, एंड्रोपोटिकस और पीटर बेयर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चावल की नई वैरायटी बनाई जिसको बोलते हैं गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन राइस। इन्होंने सिंपैथी, मतलब वेलफेयर के लिए बनाया। ये गोल्डन राइस किस लिए बनाया गया? वेलफेयर के लिए बनाया। तो 1995 में गया था,
ठीक है, लेकिन अभी ये कई देशों ने स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे इसको टेस्टिंग के बाद में। ठीक है, तो ये गोल्डन राइस जो होगा, गोल्डन राइस जो नॉर्मल राइस होता है उसमें शुगर, उसमें क्या होता है, उसमें नॉर्मल राइस में केवल क्या होता है, स्टार्च होता है। क्या होता है, स्टार्च। लेकिन जो गोल्डन राइस होगा उसमें स्टार्च प्लस विटामिन ए दोनों होगा। राइस जो नॉर्मल राइस है उसमें होता है स्टार्च। ठीक है, जो गोल्डन राइस होगा, मतलब इसको हम क्या किया गया इसमें, ये हम बता रहे हैं आपको। नॉर्मल राइस, नॉर्मल राइस प्लस बीटा कैरोटीन जीन डाल दिया गया इसमें, बीटा कैरोटीन जीन। ठीक है, इसको मिला के ये हो गया गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, तो बीटा कैरोटीन जीन जो होता है वो जो रेटिना है, रेटिना में दो चीज़ें होती हैं, रॉड्स और कोन्स। तो उसकी रेटिना की रॉड सेल जो होती हैं उसके लिए फायदेमंद होता है, मतलब ये विजन, मेनली विजन के लिए सही होता है। बीटा कैरोटीन जीन आईसाइट के लिए सही होता है, विजन के लिए सही होता है ना, आंखों की रोशनी के लिए सही होता है। ठीक, तो नॉर्मल राइस खाने से हमें केवल स्टार्च मिलता था, स्टार्च। इसमें क्या मिलेगा, गोल्डन राइस में स्टार्च प्लस विटामिन ए। राइट, तो इसमें बहुत सारी, क्योंकि चावल तो सारे लोग खाते हैं, इसको चावल ही क्यों चुना इन्होंने, पीटर बेयर ने चावल ही क्यों चुना था, तो चावल इसलिए चुना, राइस इसलिए चुना क्योंकि चावल तो सारे लोग खाते ना। 2/3 पॉपुलेशन जो है हमारी दुनिया की, 2/3 पॉपुलेशन वो राइस बेल्ट है, मतलब चावल ही खाती है। 2/3 पॉपुलेशन चावल पे ही जिंदा है। गेहूँ तो केवल अमेरिका और ठंडी जगह पे होता है, लेकिन 2/3 पॉपुलेशन हमारी राइस पे डिपेंड करती है, तो राइस में डालना मतलब सही रहेगा। ठीक, तो आप इसमें लिखिए राइस में हेडिंग डाल लीजिए गोल्डन राइस। ठीक है, मतलब बेटर न्यूट्रिशनल क्वालिटी में हेडिंग जो रहेगी गोल्डन राइस। गोल्डन राइस वॉज अडॉप्टेड बाई इंगो पोर्टिकस, इंगो पोर्टिकस, इंगो पोर्टिकस एंड पीटर बेयर। पीटर बेयर ये दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, पीटर बेयर, इंडो पोर्टिकस और पीटर बेयर ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बनाया था गोल्डन राइस। ठीक है, तो लिखिए गोल्डन राइस वॉज अडॉप्टेड बाई, गोल्डन राइस वॉज अडॉप्टेड बाई, सॉरी गोल्डन राइस वॉज डेवलप्ड बाई, क्योंकि इन्होंने डेवलप किया था ना, एडॉप्टेड नहीं, एडॉप्टेड नहीं होगा, डेवलप्ड बाई। गोल्डन राइस वॉज डेवलप्ड बाई इंगो पोर्टिकस एंड पीटर बेयर, इंगो पोर्टिकस एंड पीटर बेयर with the help of Rockefeller Foundation, with the help of Rockefeller Foundation, यहाँ पे लिख देते हैं Rockefeller Foundation, Rockefeller Foundation ये एनजीओ टाइप मान सकते हैं इसको। ठीक है, Rockefeller Foundation on humanitarian ground as a tool to fight with vitamin A related deficiency, as a tool to fight with vitamin A related deficiency. Next point, according to WHO 124 million kids are suffering, 124 million kids are suffering from vitamin A deficiency, and 2 million kids are dying every year. 2 million kids are dying every year. Vitamin A, next point, vitamin A deficiency is linked with eye health.
आई हेल्थ, विटामिन ए डिफिशियंसी इज लिंक्ड विद आई हेल्थ। ठीक है, आई हेल्थ मतलब आंखों की हेल्थ के लिए, ये मत लिख देना आई हेल्थ मतलब मेरी हेल्थ, ये गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक है, ये नहीं लिखना, आई हेल्थ मतलब आंखों की रोशनी के लिए। कॉमन सेंस का यूज करना ना, कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन नाउ डेज, मतलब कॉमन सेंस इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है आजकल, बहुत अनकॉमन हो चुका है, सबके पास नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आई हेल्थ के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, गोल्डन राइस अंडरवेंट, गोल्डन राइस अंडरवेंट extensive field trials, extensive field trials and risk assessment, and risk assessment under the supervision of, extensive field trials and risk assessment under the supervision of International Rice Research Institute, Rice Research Institute कहाँ है, मनीला में है। कहाँ पे, मनीला, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। ठीक है, मनीला। इन जुलाई 2021, नेक्स्ट पॉइंट, इन जुलाई 2021 Philippines became the first country, Philippines became the first country in the world to accept golden rice for commercial cultivation, to accept golden rice for commercial cultivation। ठीक है, बाद में और कई सारे देशों ने, मतलब बाद में और देश भी स्टार्ट करें। ठीक है, बाजार में बिकने लगा, वहाँ पे बाजार में बिकना स्टार्ट हो गया, कॉमर्शियल कल्टीवेशन होने लगी ना, कॉमर्शियल कल्टीवेशन, कोई ट्रायल वगैरह नहीं चल रहा, पहले ट्रायल चलता है, कोई भी जीएम क्रॉप है अगर उसको लाना होता है तो पहले उसका फील्ड ट्रायल होता है ना, एनवायरनमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कई सारे ट्रायल्स के बाद वो फिर मार्केट में आता है। तो कॉमर्शियल कल्टीवेशन तभी अलाउ होता है जब ट्रायल में कोई नुकसान नहीं होता है, एनवायरनमेंट को भी, जानवरों को भी, सॉयल को भी। ठीक है, तो इन सबके ट्रायल के बाद कॉमर्शियल कल्टीवेशन को अलाउ किया जाता है, तो वहाँ पे फिलीपींस में अलाउ हो गया, कॉमर्शियल कल्टीवेशन होना स्टार्ट हो गया। बांग्लादेश इज आल्सो गोइंग थ्रू एक्सटेंसिव फील्ड ट्रायल्स, तो बांग्लादेश में भी ट्रायल किए जा रहे हैं, क्या पता थोड़े दिन बाद बांग्लादेश भी एक्सेप्ट कर ले, राइट। इंडिया लेकिन नहीं कर रहा है, इंडिया में क्या है, केवल बीटी कॉटन है, बस एक ही कॉमर्शियल कल्टीवेशन, फूड क्रॉप तो कोई है नहीं इंडिया में, केवल क्या है, बीटी कॉटन, जो कि कॉमर्शियल क्रॉप है, खाने में नहीं उसको यूज किया जाता है कॉटन को, राइट। नेक्स्ट, हाँ ये लिख रहे थे ना, बांग्लादेश इज डूइंग फील्ड ट्रायल्स फॉर गोल्डन राइस एंड इन फ्यूचर Bangladesh can accept it for commercial cultivation, Bangladesh can accept it for commercial cultivation। India has not yet accepted golden rice। ठीक है, तो ये तो गोल्डन राइस की बात है, लेकिन बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स, हालांकि डिवोर्स्ड हैं, इनका तलाक हो चुका है, लेकिन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन आज भी चल रहा है। तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने क्या किया, गोल्डन राइस में क्या था, गोल्डन राइस में स्टार्च था प्लस विटामिन ए, इन्होंने क्या किया, सुपर राइस बना दिया, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने सुपर राइस बना दिया। इसमें क्या होगा, स्टार्च भी होगा, विटामिन ए भी होगा, प्रोटीन भी होगी। ठीक है, स्टार्च, विटामिन ए, प्रोटीन, विटामिन ई, जिंक, आयरन, विटामिन ई भी होगी, जिंक भी होगा और आयरन भी होगा, इतनी सारी चीज़ें होगी। मतलब चावल खा लो, इतनी सारी चीज़ें मिल गई। हम दाल चावल खाते हैं ना, क्योंकि दाल में प्रोटीन होती है,
चावल में स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो हम दाल चावल खाते हैं, लेकिन अगर सुपर राइस खा लें तो हमें क्या क्या मिल जाएगा, दाल वाली प्रोटीन भी मिल जाएगी, चावल भी मिल जाए, मतलब स्टार्च भी मिल जाएगा, विटामिन ए भी मिल जाएगा, ई भी मिल जाएगा, और प्रोटीन भी मिल जाएगी, जिंक भी, आयरन भी, इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये होगा सुपर राइस, राइट। तो अगली अगली लाइन लिखिए, रिसेंटली बिल एंड मेलिंडा गेट्स, रिसेंटली बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन establish a fund, recently Bill and Melinda Gates Foundation establish a fund to develop next generation of golden rice, to develop next generation of golden rice which will have all these things, which will have all these things। तो ये थिंग्स होंगे इसमें, ठीक है, स्टार्च, विटामिन ए, प्रोटीन, जिंक, आयरन, एंड दिस विल बी नोन एज सुपर राइस, एंड दिस विल बी नोन एज सुपर राइस। तो ये इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होगा, ये तो हेल्थ सेक्टर के लिए बढ़िया, जो अच्छा फायदेमंद होगा ना हेल्थ के लिए, ठीक। ये हो गया सुपर राइस। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग सुपर बनाना, सुपर बनाना हैज बीन डेवलप्ड which has high protein content, has been developed which has high protein content। तो बनाना में क्या है, प्रोटीन नहीं होता है, बनाना अच्छा सोर्स है फूड का, लेकिन उसमें प्रोटीन नहीं होता है। तो बनाना को क्या करते हैं, दूध के साथ मिला के खाते हैं, लेकिन अगर सुपर बनाना आ जाएगा तो उसमें प्रोटीन भी होगा, राइट। तो ये सुपर बनाने का कमाल होगा, किसके थ्रू, जीएम क्रॉप्स के थ्रू। चमत्कार आपको देखने को मिल रहे हैं ना, जीएम क्रॉप के चमत्कार। तो ये आज की क्लास हमारी कितने मिनट की हुई पहले हम देख लें, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। हाँ ठीक है, 1 घंटे की क्लास हो गई है। ज़्यादा लंबी क्लास मैं इसलिए नहीं रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि उसको फिर कंप्रेस करना, कट करना, मतलब कंप्रेस करके 2-3 बार कंप्रेस करना पड़ता है, फिर अपलोडिंग में दिक्कत होती है, ठीक है। तो 1 घंटे की क्लास सफिशियंट है, ठीक ठाक आप लोग एक साथ पढ़ भी सकते हैं और बोरिंग भी नहीं होता है। ज़्यादा लंबी क्लास बोरिंग हो जाती है और हमें बात का जो प्रोसेस है उसमें भी दिक्कत होती है, राइट। तो अब हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, कोई नया टॉपिक, क्योंकि अगला टॉपिक जो है वो लंबा है थोड़ा, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। हर्बिसाइड टॉलरेंस क्या है, हर्बिसाइड टॉलरेंस नेक्स्ट टॉपिक है। उसमें मतलब हर्बिसाइड टॉलरेंस है, हर्ब्स जो होते हैं ना, हर्ब्स और ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, ये सब हम कल जानेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे हमारा बायोटेक्नोलॉजी लगभग आधे पे हम आ चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया पहले, फिर अब एप्लीकेशन पे लगभग प्लांट बायोटेक्नोलॉजी चल रही है हमारी, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी धीरे धीरे आधे पे आ गए हैं, इसके बाद भी अभी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, क्लोनिंग, सरोगेसी, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, DNA, ये सब अभी आगे पढ़ा हुआ है। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, राइट, मतलब ह्यूमन बायोटेक्नोलॉजी। क्लोनिंग में भी हम पढ़ेंगे कैसे क्लोनिंग की जाती है, अलाउड है कि नहीं, लीगल स्टेटस क्या है, ठीक है, सरोगेसी का लीगल स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसा हम कहते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आपको मज़ा आ रहा होगा और अच्छे से ऐसे पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अच्छी हेल्थ, स्लीप वेल, ईट वेल, एक्सरसाइज वेल एंड स्टडी वेल, बस ये 4 चीज़ें आप करते रहिए और अपने टारगेट को अचीव जल्दी से जल्दी करिए। ये क्लासेस आपको दिल्ली में मिलती हैं, है ना, ऐसा मतलब हमने नोट्स बहुत अच्छे से बना के, सोच समझ के, काफ़ी ज़्यादा वर्क करके आपको हम कंटेंट डिलीवरी करते हैं। तो आप नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक। चलो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू।